जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे नामांकन फॉर्म के बारे में। अगर आपने एडमिशन लिया यूजी में या पीजी में या एनसीटी या डीटी का कोई भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो इसका जो नामांकन फॉर्म होता है, उस नामांकन फॉर्म को हमें कैसे भरना है, एनरोलमेंट फॉर्म हम कैसे भरेंगे 2025-26 में, मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस अनाउंस किया गया है और अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा के द्वारा 15 दिसंबर को संशोधित अधिसूचना है। काफ़ी समय से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन संशोधित अधिसूचना आई है एक नई 15 दिसंबर को। यहाँ पर लिखा गया है कि जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है विश्वविद्यालय यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या यूनिवर्सिटी के शिक्षण विभाग किसी भी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी का कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आपने एडमिशन लिया है यूजी में, पीजी में, डीटीई में या एनसीटी के रेगुलर कोर्सेज में अगर आपने 2025-26 में एडमिशन लिया है, तो इसके नामांकन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है? अब दूसरे नोटिफिकेशन से केवल उनके लिए जिन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ठीक है? ये उन छात्रों के लिए नहीं है जिन्होंने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनके लिए नोटिफिकेशंस नहीं है। अगर आपने यूनिवर्सिटी से किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, ठीक है? हम बात करें अगर कॉलेजेस की बात करें, तो उनके नामांकन फॉर्म नहीं भरे जाएँगे, ठीक है? उनके नामांकन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशंस नहीं आया है और उनके जो नामांकन फॉर्म तो जो भी स्टूडेंट हैं यूजी के हों, चाहे आप पीजी के हों, चाहे आप एनसीटी के हों, आपको याद होगा कि जब आपने एडमिशन लिया था, तो एडमिशन के समय ही आपसे नामांकन फीस है वो ले ली गई है। एनसीटी से नहीं ली गई है, यूजी से ले ली गई है, पीजी से। तो यूजी का नामांकन और पीजी का जो नामांकन नंबर है, वो तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज के अभी एनसीटी, डीटी डिपार्टमेंट के अभी नामांकन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी केवल यूटीडी के ही अप्लाई हो रहे हैं और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर इसकी नॉर्मल फीस के साथ लास्ट डेट रखी गई है। 26 दिसंबर से 27 दिसंबर ₹1000 लेट फीस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर आना होता है, एपीएसयू एमपी ऑनलाइन सर्च करना है, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाता है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सर्विस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी सर्विसेज हमें मिल जाएँगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ नामांकन फॉर्म के बारे में। जैसा कि देख पा रहे हैं ओनली यूटीडी स्टूडेंट लिखा है, ठीक है? और लिखा गया है ओनली एनसीटी कोर्सेस लिखा गया है, ठीक है? और लिखा गया है ओनली डीटी कोर्सेस लिखा गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ डिटेल में, ठीक है? इसका मतलब क्या है, आप किस लिंक से अपना जो नामांकन फॉर्म है भरोगे, ठीक है? और कैसे क्या अप्लाई करना है। देखिए, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो तो सेम रखा गया है सभी के लिए, ठीक है? मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने हाइलाइट कर दिया। इतना पोर्शन है हमारा जो कि नामांकन फॉर्म का है। अगर दोस्तों आपने यूजी का या किसी भी पीजी के कोर्स में एडमिशन लिया है, यूटीडी यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है, यूजी का कोई भी कोर्स हो तो यहाँ से अप्लाई होगा, पीजी का कोई भी कोर्स हो तो यहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है? और अगर दोस्तों आपने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में, ठीक है? आपने अगर एडमिशन लिया कॉलेजेस में, तो आपका फॉर्म नहीं भरेगा ही, ना तो यूजी का फॉर्म भरेगा, ना ही आपका पीजी का फॉर्म भरेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यूजी और पीजी का अब आप बोलोगे कि नामांकन नंबर कहाँ से मिलेंगे कॉलेज वालों को? तो कॉलेज से आपके नामांकन नंबर मिलेंगे। आपको याद होगा जब आपने एडमिशन लिया था ई-प्रवेश वेबसाइट काउंसलिंग के माध्यम से, तो आपने उसी टाइम पर अपनी जो नामांकन फीस है, एडमिशन फीस के साथ में दे दी है, ठीक है? तो कॉलेज के जो यूजी के स्टूडेंट और पीजी के स्टूडेंट हैं, उनका नामांकन नंबर कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जिन्होंने यूटीडी में एडमिशन लिया है तो इस लिंक से माध्यम से और इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे एनसीटी कोर्सेज की, ठीक है। एनसीटी कोर्सेज का मतलब हो गया बीएड, एमए, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है, दोस्तों चाहे तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लिया हो, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो भी इस लिंक के माध्यम से अप्लाई होगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीटी कोर्सेज के स्टूडेंट से एडमिशन के समय कोई भी नामांकन फीस नहीं ली गई है कॉलेज वालों से, ठीक है। तो इसलिए उनको नामांकन फॉर्म भरना है। और आपने अगर एडमिशन लिया है डीटी कोर्सेज में, ठीक है, डीटी कोर्सेज जैसा कि देख पा रहे हैं, डीटी का जैसे कि हो गए हमारे टेक्निकल कोर्सेज हो गए बीबीए, बीसीए, एमबीए में, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कोर्सेज के नाम भी लिखे गए हैं, एमबीए, एमसीए, बीबीए, ठीक है, और बी फार्मा, डी फार्मा ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है जो कि डीटी के अंतर्गत आते हैं, तो भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। केवल किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है? जिन्होंने यूजी में, पीजी में एडमिशन लिया है। यूजी और पीजी कौन-सा एडमिशन लिया हुआ है? एफिलिएटेड कॉलेज ई-प्रवेश के माध्यम से, ठीक है? क्योंकि उनकी नामांकन फीस पहले ही भरी जा चुकी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी। एक थ्रू ईटीडी दिखाई देगा, पीएचडी एडमिशन दिखाई देगा। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो पीएचडी पर क्लिक करना है
और यूटीडी में एडमिशन लिया यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में तो लिया ही है एडमिशन, तो हम यहाँ पर थ्रू यूटीडी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो ऑनलाइन एनरोल इन एपीएस, ऑफलाइन एनरोल्ड इन एपीएस, ऑफलाइन ऑनलाइन एनरोल्ड इन एपीएस बट माइग्रेशन इशू नॉट एनरोल्ड इन एपीएस। अगर दोस्तों जो शुरुआत के 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एपीएस यूनिवर्सिटी से ही कोई भी कोर्स किया हुआ है और फिर से वहाँ पुनः कोई दूसरा कोर्स कर रहा है यानी कि यूनिवर्सिटी सेम है, तो आपको तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो जो चौथा ऑप्शन है जो कि एपीएस यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, उसको सेलेक्ट करना है। नॉट एनरोल्ड इन एपीएस यानी कि पहली बार एडमिशन ले रहा है, इसलिए अपने आप को एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहा है स्टूडेंट, इसलिए हमें चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले एनरोलमेंट कर लिया है यूनिवर्सिटी में, पढ़ चुके हो पहले, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी डालनी है, ठीक है। तो कौन सी आईडी डालनी है, जब आपने एडमिशन्स लिया था, जब काउंसलिंग चल रही थी, तो काउंसलिंग के समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर डाल देना है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड का आंसर दिख रहा है वो आपको फिल कर देना है। और जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने एडमिशन के टाइम पर डिटेल फिल की हुई होती है वो डिटेल यहाँ पर आती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एडमिशन नंबर आ जाता है, ठीक है, जो हमने अभी फिल किया था वही एडमिशन नंबर आता है, यानी कॉलेज रिसिप्ट नंबर, एक एडमिशन डेट, हमने एडमिशन कब लिया था, और हमारे कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल और केवल मीडियम सिलेक्ट करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। मीडियम सेलेक्ट करने के लिए हम मीडियम पर सेलेक्ट कर ओके करेंगे और इंग्लिश हिंदी उर्दू में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मीडियम है, ठीक है। तो एक मीडियम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पर्सनल डिटेल को, पर्सनल डिटेल में हमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पर्सनल डिटेल में जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है यहाँ पर, न जो कि हमारा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो बाय डिफॉल्ट आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी बाय डिफॉल्ट आएगी, फादर्स नेम भी हमारा बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो मदर्स नेम है वो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, यानी कि हमने जो डिटेल फिल की हुई होती है वही डिटेल यहाँ पर आती है, ठीक है। आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उन डिटेल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि फादर्स नेम को एडिट नहीं कर पाएंगे, अपने नेम को एडिट नहीं कर पाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी मदर को एडिट कर सकते हैं, अपने जेंडर को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपना जो नेम है वो हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो नेम इन हिंदी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइड में एक गूगल ट्रांसलेट ओपन करेंगे, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शुभम गुप्ता, इस तरह से मेरा नाम आ जाएगा हिंदी में। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद अपने पेज पर आऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेम इन हिंदी में इसको पेस्ट कर दूंगा, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पेस्ट कर दिया इसको। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। इसके बाद में हमें अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। अब हमें अपना ब्लड ग्रुप, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आई डोंट नाउ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना अपनी, और इसके बाद डोमिसाइल, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस, अगर आप नहीं है मध्य मध्य प्रदेश के निवासी तो आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी सब कैटेगरी है, ठीक है, आपको पता है कि आपकी कोई भी एक सब कैटेगरी है इसमें, इनमें से, तभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, अन्यथा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन, रिलीजियन जो भी आपका रिलीजियन यानी कि धर्म है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारी पर्सनल डिटेल थी वो फिल हो चुकी है पूरी, एड्रेस है फिल करना है, ठीक है। एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है, कॉपी टू यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करना, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये हमारा ये एड्रेस है वो पूरा पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बस समझ, तो एड्रेस तो आप फिल कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपको ही पता है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश तो स्टेट है ही है, वो तो सभी को पता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर ही लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अपना सिलेक्ट करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना, तो आपका जो एड्रेस होगा वो कॉपी होकर साइड में आ जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो
सॉरी, फ़ोन नंबर डालना नहीं है आपका, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आएगा यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है? और आपकी ईमेल आईडी भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, यानी कि हमने जब एडमिशन के टाइम पर जो डेटा फिल किया हुआ होता है, वही डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? बात समझ। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, ठीक है? यहाँ पर हमें ये डिटेल है जो कि फिल करनी है, फिर इसके बाद में हम अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है? अब इसमें हमें क्या करना है, एग्जाम पास आपने लास्ट टाइम, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल का क्या मतलब होता है कि हम वर्तमान में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले हमने क्या किया है। जैसे कि अगर हम बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड से पहले आपने ग्रेजुएशन किया है, या बीएड से पहले आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो जो भी आपने किया है, जैसे कि आप बीए का कोर्स कर रहे हैं कोई, ठीक है? तो बीए से आप पहले आपने क्या किया होगा, ट्वेल्थ, तो आपको ट्वेल्थ सेलेक्ट करना है, इस तरह से आपको सिलेक्ट करनी है चीज़ें, ठीक है? बात समझ में आ गई। चलिए मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और जैसे ही हम कोई भी ग्रेजुएशन यानी कि एग्जाम पास सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पेज है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, ठीक है? इसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। या तो आपने डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उससे किया है, या आपने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से किया है, या आपने यूजी और जो पीजी जो किया है वो अदर यूनिवर्सिटी से किया है, यानी कि इनसाइड एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है, या आउटसाइड एमपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपने जो भी किया है, जैसे कि अगर आपने एमपी में स्टेट की यूनिवर्सिटी है उनसे किया है तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने मध्य प्रदेश के बाहर की यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अगर आपने यूजी और पीजी यानी कि एपीएस यूनिवर्सिटी से नहीं किया है और अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी, और आपके केस में अगर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको बस तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके सामने आ रहा होगा कि एनरोलमेंट नंबर फिल करिए, ऐसे ऑप्शंस आ रहे होंगे जिन्होंने एपीएस यूनिवर्सिटी से ही किया है, तो फिर आपको ये सभी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये उन स्टूडेंट को दिखाई देंगी जो एपीएस यूनिवर्सिटी से पहली बार एनरोलमेंट का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको, ठीक है? अब यहाँ पर हमें अपनी 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल की डिटेल, पासिंग ईयर आपने कब पास आउट किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, इंस्टीट्यूट नेम आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा, रोल नंबर, कितने मार्क आए और कितने में से आए। इसी तरह से 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है, इसी तरह से ग्रेजुएशन की डिटेल, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर एनक्लोरेसिस डिटेल फिल करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने किया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना। अगर आपके पास सब कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसे सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना। अगर आपने गैप किया हुआ है और गैप सर्टिफिकेट है तो ही सिलेक्ट करना है, और इसको तो चेक मार्क कर ही देना, इसको भी चेक मार्क करना है, ठीक है? और अगर आप ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट है तो इसे आप चेक मार्क करना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसे चेक मार्क करना, ठीक है? ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ से हम शो पेपर, जैसे हमने शो पेपर क्लिक किया, हमारी जो फीस है हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है? यहाँ पर हमारी फीस कितनी लगने वाली है, तो 750 रुपये हमारी फीस हो गई, 40 रुपये का हमारा पोर्टल चार्ज हो गया, टोटल 790 हमें फिल करना है, ठीक है? यानी कि सबमिट करना है, ठीक है? और अगर दोस्तों आपने एपीएस यूनिवर्सिटी से ही कोई भी कोर्स किया हुआ है और फिर से पुनः आप एपीएस यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हो, तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, यानी कि आपका जो नामांकन है वो फ्री रहेगा, केवल और केवल आपको पोर्टल चार्ज है वो देना पड़ेगा, ठीक है? अगर दोस्तों आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और माइग्रेशन कब इशू हुआ है, माइग्रेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम और माइग्रेशन नंबर। ये माइग्रेशन नंबर उनसे मांगा जाएगा जिन्होंने ज़्यादातर किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है और या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ में ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक है? यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपका वो दिखाई देगा जब आपने जो कि अपलोड किया हुआ था, जब आपने एडमिशन लिया था तब, ठीक है? यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको चेक मार्क, इसके बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना, और एप्लीकेशन नंबर को लिखने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। और जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर होता है
तो फिर इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज में सबमिट कर देना, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल कर आपको कॉलेज में जमा कर देना है। जैसे ही कॉलेज में जमा हो जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा फॉर्म और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एपीएससी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है तो केवल और केवल आपका फॉर्म अप्रूव होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आपको कॉलेज में जमा करनी है। केवल अप्रूव होगा और आपका जो नामांकन नंबर रहेगा वो वही पुराना वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन उस नामांकन नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर करवाने के लिए हमें अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।